my YouTube channel Study Time with Priyanka. So today in this video we are going to continue our first chapter of class 12 history book, and the name of the chapter is Bricks, Beads and Bones, the Harappan Civilization. So this video is part 4th of this chapter, and आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर के 5th टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं. सो इससे पहले हमने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को साथ ही स्टार्टिंग के 4th टॉपिक को बहुत ही डिटेल वे में कंप्लीट कर लिया है. सो अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैप्टर के प्रीवियस पार्ट को नहीं देखा है देन सारे पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली आई बटन को भी क्लिक करके प्रीवियस पार्ट देख सकते हैं. सो अब बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना 5th टॉपिक स्टार्ट करते हैं. एंड द नेम ऑफ द 5th टॉपिक इज फाइंडिंग आउट अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन. सो इस टॉपिक में हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन के क्राफ्ट प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में क्राफ्ट प्रोडक्शन कहाँ पे होता था, कैसे होता था. सो ये सब कुछ हम लोग इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं. सो क्राफ्ट वर्क बेसिकली बहुत सारे एक्टिविटी, बहुत सारे वर्क को इंक्लूड करता है, जैसे कि वीविंग, कार्विंग, पोट्री. सो इन सब के बारे में हम लोग इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं. सो टॉपिक के स्टार्टिंग में हमें चनोदारो के बारे में बता रखा है. सो अगर आप हड़प्पा के मैप में देखेंगे देन चनोदारो एक बहुत ही टाइनी सेटलमेंट है, एक बहुत ही छोटा सा सेटलमेंट है एज कंपेयर टू मोहेंजोदारो. सो मोहेंजोदारो हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक लार्ज सेटलमेंट है, एंड अगर आप मोहेंजोदारो के एरिया को देखेंगे देन वो करीब 125 हेक्टेयर का है. बट एज कंपेयर टू मोहेंजोदारो, चनोदारो एक बहुत ही छोटा सेटलमेंट है, लेस देन 7 हेक्टेयर. 7 हेक्टेयर से भी कम का सेटलमेंट है. सो चनोदारो करीब 5 हेक्टेयर का सेटलमेंट होगा. बट चनोदारो फेमस इसीलिए है बिकॉज दिस साइट, दिस सेटलमेंट इज एक्सक्लूसिवली डिवोटेड टू क्राफ्ट प्रोडक्शन. यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था वो बेसिकली चनोदारो में ही होता था. सो बहुत सारे क्राफ्ट प्रोडक्शन होते थे, जैसे कि बीड मेकिंग यानी कि मोतिया बनाना, शेल कटिंग, शेल को कट करके कुछ एक ऑब्जेक्ट बनाना, मेटल वर्किंग, मेटल से कुछ वर्क करना, शील मेकिंग यानी कि मोहर बनाना, एंड वेट मेकिंग जिससे वजन किया जाता है उसको बनाना. सो ये सारे जो क्राफ्ट वर्क है, ये सारे जो क्राफ्ट प्रोडक्शन है, ये बेसिकली चनोदारो में ही होता था. सो अब हम पढ़ेंगे कि क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए किन किन मटेरियल का यूज किया जाता था, हड़प्पन लोग किन किन सामानों का इस्तेमाल करते थे क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए. सो बेसिकली अ वैरायटी ऑफ मटेरियल्स यानी कि बहुत सारे सामानों का, बहुत सारे मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता था बीड्स बनाने के लिए एंड अदर क्राफ्ट प्रोडक्शन करने के लिए. सो बीड्स बनाने के लिए तो बहुत सारे मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोन, जैसे कि कर्नेलिया. सो कर्नेलिया एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा रेड कलर का स्टोन होता है. इसके अलावा जैस्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज एंड स्टीटाइट. सो ये सारे जो टाइप के स्टोन है, इन सारे टाइप के स्टोन का इस्तेमाल किया जाता था बीड्स बनाने के लिए. इसके अलावा मेटल का भी इस्तेमाल किया जाता था, जैसे कि कॉपर, ब्रोंज एंड गोल्ड. साथ ही शेल, फियांस, टेराकोटा और बर्न क्ले का भी इस्तेमाल किया जाता था. सो टेराकोटा के बारे में हमने अपने प्रीवियस के टॉपिक में भी पढ़ा था कि ये एक तरह का मिट्टी होता है. एंड फियांस के बारे में भी हमने पढ़ा था कि फियांस एक तरह का मटेरियल होता है. एंड जैस्पर के बारे में भी हमने अपने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था कि ये एक तरह का सेमी प्रेशियस स्टोन होता है. सो ये कुछ मटेरियल है जिसका आप लोगों को नाम याद रखना जरूरी है, ताकि आप आंसर में जब लिखोगे देन ये सब कुछ आप मेंशन कर सको. सो इन सारे मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता था बीड्स बनाने के लिए. इसके अलावा अब हमें शेप के बारे में बता रखा है कि बीड्स को यानी कि मोतियों को क्या क्या शेप दिया जाता था, किस तरह का शेप प्रोवाइड किया जाता था. सो बीड्स को बहुत तरीके के शेप दिए जाते थे, जैसे कि डिस्क शेप, सिलेंड्रिकल शेप, स्फेरिकल शेप, बैरल शेप एंड सेगमेंटेड शेप. सो बीड्स को अलग अलग तरह का शेप यानी कि आकार दिया जाता था. इसके अलावा हड़प्पा के लोग बीड्स को डिजाइन भी करते थे, उसको डेकोरेट भी करते थे. सो बीड्स को डेकोरेट करने के लिए बेसिकली उनमें पेंटिंग किया जाता था या फिर उनमें डिजाइन को कट किया जाता था. किसी भी नोकीली चीज से बीड्स के ऊपर डिजाइन बनाया जाता था. सो विद दिस हमने जान लिया कि कौन से मटेरियल इस्तेमाल किया जाता था बीड्स बनाने के लिए, कैसे कैसे शेप दिए जाते थे एंड कैसे डेकोरेशन किया जाता था. अब हम पढ़ेंगे कि हड़प्पा के लोग कौन से टेक्निक का इस्तेमाल करते थे बीड्स बनाने के लिए, कौन सा तरीका, कौन सा मेथड का इस्तेमाल करते थे बीड्स बनाने के लिए. सो द टेक्निक फॉर मेकिंग बीड्स डिफर्ड अकॉर्डिंग टू द मटेरियल. सो अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग टेक्निक, अलग अलग मेथड का इस्तेमाल किया जाता है बीड्स बनाने के लिए. फॉर एग्जाम्पल स्टीटाइट.
सो इसके बारे में हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि हड़प्पा का जो सील था वो बेसिकली स्टीटाइट स्टोन से बनता था। सो ये जो स्टोन है ये बहुत ही सॉफ्ट स्टोन है एंड इससे बहुत ही ईजिली आप वर्क कर सकते हो। दैट मीन्स इससे अगर आप बीड्स बनाते हो देन आप जो चाहे उसको आकार दे सकते हो, शेप दे सकते हो। बट अगर हम किसी दूसरे स्टोन की बात करें देन दूसरे स्टोन से जो बीड्स बनता था देन उसको आकार देने के लिए, उसको शेप देने के लिए बेसिकली स्टीटाइट पाउडर के पेस्ट का इस्तेमाल किया जाता था। सो इससे आप बीड्स को वैरायटी ऑफ शेप यानी कि अलग अलग तरीके का आकार दे सकते हो। अनलाइक द जियोमेट्रिकल फॉर्म यानी कि जियोमेट्रिकल शेप के अलावा भी आप दूसरे दूसरे टाइप के शेप दे सकते हो। बट आर्कियोलॉजिस्ट जो कि एंशियंट टेक्नोलॉजी को स्टडी करते हैं यानी कि हड़प्पा लोग कौन से टेक्निक का, कौन से मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं, इस चीज़ को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। सो वो आर्कियोलॉजिस्ट आज तक ये नहीं समझ पाए कि हड़प्पा के लोग स्टीटाइट माइक्रो बीड यानी कि स्टीटाइट स्टोन से छोटे छोटे बीड्स कैसे बनाते होंगे। आर्कियोलॉजिस्ट आज भी बहुत ज़्यादा पजल्ड है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। फिर हमें बता रखा है कि आर्कियोलॉजिस्ट ने जब और ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए और ज़्यादा प्रयोग किए देन हमें पता चला, इस बात का खुलासा हुआ कि कर्नेलिया ये जो स्टोन है इसका रेड कलर बेसिकली कैसे ऑब्टेन होता है। सो कर्नेलिया के रेड कलर को ऑब्टेन करने के लिए बेसिकली जो येलोइश रॉ मटेरियल होता है एंड जो बीड्स होते हैं उसको अलग अलग स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में फायर करना पड़ता है, देन कर्नेलिया का रेड कलर ऑब्टेन होता है। इसके अलावा आर्कियोलॉजिस्ट को चानोदारो, लोथल एंड धोलावीरा में स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स मिले हैं। ड्रिल्स का मतलब होता है एक ऐसा टूल, एक ऐसा मशीन जिससे होल किया जाता है, छेद किया जाता है। सो दैट मीन्स कि हड़प्पा के लोग ड्रिल्स का इस्तेमाल करते थे बीड्स के ऊपर होल करने के लिए, बीड्स के ऊपर छेद करने के लिए। अब मोती तो बना दिया, अब मोती में छेद होगा तभी तो उससे माला बनेगा। सो हड़प्पा के लोग बेसिकली ड्रिल्स मशीन का इस्तेमाल करते थे छेद करने के लिए एंड इसका प्रूफ हमें चानोदारो, लोथल एंड मोस्ट रिसेंटली धोलावीरा से मिलता है। इसके अलावा हमें दो और इम्पोर्टेंट सेटलमेंट के बारे में बता रखा है। पहला है नागेश्वर एंड दूसरा है बालाकोट। सो अगर आप हड़प्पा के मैप में देखेंगे देन ये दोनों ही सेटलमेंट, ये दोनों ही साइट बेसिकली कोस्ट के सामने है यानी कि समुद्र के किनारे है। सो ये दोनों ही सेटलमेंट सेंटर होता था फॉर मेकिंग शेल ऑब्जेक्ट। सेल के ऑब्जेक्ट्स बनाने का ये सेंटर हुआ करता था। सो सेल ऑब्जेक्ट्स बेसिकली इंक्लूड करते हैं बैंगल्स एंड लेडल्स। सो बैंगल्स यानी कि चूड़ियाँ एंड लेडल्स आप पिक्चर में देख सकते हैं कि क्या होता है। सो इन दोनों ही सेटलमेंट में ये सारे ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते थे which were taken to other settlement। सो इस सेटलमेंट में जो सामान बनाए जाते थे, शेल के जो ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते थे वो बेसिकली इस सेटलमेंट से दूसरे सेटलमेंट में लेके जाया जाता था। इसके अलावा हमें यह भी बता रखा है कि चानोदारो एंड लोथल में जो भी फिनिश प्रोडक्ट बनते थे, जो भी बीड्स वगैरह बनते थे, उसको वहाँ से फिर लार्ज अर्बन सेंटर्स में लेके जाया जाता था जैसे कि मोहेंजोदारो एंड हड़प्पा। सो इससे हमें ये पता चलता है कि ज़्यादातर जो क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था वो स्मॉल सेटलमेंट में होता था, हड़प्पन सिविलाइजेशन के स्मॉल साइट में होता था एंड फिर वो क्राफ्ट वर्क बेसिकली लार्ज अर्बन सेंटर्स में ट्रांसपोर्ट किए जाते थे, ट्रेड किए जाते थे जैसे कि मोहेंजोदारो एंड हड़प्पा। सो विद दिस हमारा फिफ्थ टॉपिक यानी कि फिफ्थ टॉपिक का इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है जिसमें हमने बेसिकली दो नहीं तीन इंपॉर्टेंट सेटलमेंट के बारे में पढ़ा, चानोदारो, नागेश्वर एंड बालाकोट। चानोदारो में बेसिकली बीड्स बनते थे एंड नागेश्वर एंड बालाकोट में बेसिकली शेल के ऑब्जेक्ट्स बनते थे। सो नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, टॉपिक नंबर 5.1, आइडेंटिफाइंग सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन। सो हमने ये तो जान लिया कि कहाँ कहाँ पे प्रोडक्शन होता था, बेसिकली क्राफ्ट प्रोडक्शन कौन से सेटलमेंट में होता था। सो अब हम ये देखेंगे इस टॉपिक में कि आर्कियोलॉजिस्ट ने कैसे आइडेंटिफाई किया यानी कि कैसे पता लगाया कि चानोदारो में ही बीड मेकिंग होता था, नागेश्वर एंड बालाकोट में ही शेल के ऑब्जेक्ट्स बनते थे। सो इस चीज़ को आर्कियोलॉजिस्ट ने आखिर कैसे फाइंड आउट की, सो यही चीज़ हम लोग इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। सो बेसिकली इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई सेंटर्स ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट ये आइडेंटिफाई करने के लिए, ये पता लगाने के लिए कि क्राफ्ट प्रोडक्शन का सेंटर कहाँ पे होता था, इसके लिए बेसिकली आर्कियोलॉजिस्ट कुछ सामानों को देखते हैं, कुछ सामानों की तरफ अपना जो ध्यान है उसको आकर्षित करते हैं जैसे कि रॉ मटेरियल सच एज स्टोन नोड्यूल्स, होल शेल एंड कॉपर ओर। सो
आर्कियोलॉजिस्ट को जिस भी एरिया में, जिस भी सेटलमेंट्स में रॉ मटेरियल ज़्यादा मिलता है, जैसे कि जिस भी एरिया में ज़्यादा उन्हें स्टोन मिलता है, शेल मिलता है, कॉपर और मिलता है, देन वो इस चीज़ का अनुमान लगाते हैं कि हो सकता है कि इसी जगह पे क्राफ्ट प्रोडक्शन होता होगा, क्योंकि यहाँ पे रॉ मटेरियल अवेलेबल है। इसके अलावा वो दूसरे चीज़ों के ऊपर भी ध्यान देते थे, जैसे कि टूल्स, अनफिनिश ऑब्जेक्ट, रिजेक्ट एंड वेस्ट मटेरियल। इनफैक्ट वेस्ट तो सबसे बेस्ट इंडिकेटर होता है क्राफ्ट वर्क का। सो अब आप लोग के माइंड में ये क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि आर्कियोलॉजिस्ट वेस्ट मटेरियल को देख के कैसे पता लगा सकते हैं कि किस प्लेस में ज्यादातर क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था। सो इस चीज को बेसिकली हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। सो मान लीजिए कि एक पर्सन है, वो शेल या फिर किसी भी स्टोन को कट करके कोई भी ऑब्जेक्ट बना रहा है। देन जब वो स्टोन को कट करेगा, देन उसका जो एक्स्ट्रा पीसेस होगा वो तो उस व्यक्ति के लिए एक वेस्ट होगा, एंड वो चीज वो उस प्लेस ऑफ प्रोडक्शन में ही छोड़ देगा। सो आर्कियोलॉजिस्ट को जिस एरिया में, जिस प्लेस में ज्यादातर वेस्ट मटेरियल मिले हैं, यानी कि कटे हुए स्टोन के पीसेस मिले हैं या फिर कटे हुए सेल के पीसेस मिले हैं, देन आर्कियोलॉजिस्ट ने ये अनुमान लगाया कि हो सकता है इसी जगह पे क्राफ्ट प्रोडक्शन होता होगा, इसीलिए इतने सारे वेस्ट मटेरियल है। सो ऐसा करके आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड आउट करते हैं कि किस जगह पे ज्यादातर क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था। फिर हमें बता रखा है कि जो लार्जर वेस्ट पीसेस होते थे, आप कोई भी स्टोन को कट करके कोई भी ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, देन जो एक्स्ट्रा स्टोन होता था वो कभी कभार अगर लार्जर साइज में होता था, देन उसको फिर से वो लोग यूज करके कोई स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स भी बनाते थे। बट जो बहुत ही छोटे छोटे पीसेस होते थे वो तो उनके लिए वेस्ट ही होता था, एंड वो जो वर्क प्लेस है जहाँ पे वो लोग काम करते हैं उसी जगह पे छोड़ देते हैं। एंड जब आर्कियोलॉजिस्ट बाद में एक्सकेवेशन करते हैं, जिस एरिया में उन्हें वेस्ट प्रोडक्ट मिलता है, देन वो फाइंड आउट करते हैं कि इसी जगह पे काम होता होगा एंड इसी प्लेस में क्राफ्ट प्रोडक्शन होता होगा। सो इस तरीके से आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड आउट करते हैं। इसके अलावा दिस ट्रेसेस सजेस्ट दैट अपार्ट फ्रॉम स्मॉल एंड स्पेशलाइज्ड सेंटर, क्राफ्ट प्रोडक्शन वाज आल्सो अंडरटेक इन लार्ज सिटीज सच एज मोहनजोदारो एंड हड़प्पा। यानी कि ये सारे जो सबूत मिले हैं आर्कियोलॉजिस्ट को, इससे हमें और एक चीज़ का पता लगता है कि ना सिर्फ स्पेशलाइज सेंटर में क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था, बल्कि कभी कभार लार्ज सिटीज़ में भी, जैसे कि मोहनजोदारो एंड हड़प्पा, जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के लार्जेस्ट सिटीज़ है, वहाँ पे भी क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था। दैट मीन्स कि हो सकता है कि आर्कियोलॉजिस्ट को थोड़ा बहुत मोहनजोदारो एंड हड़प्पा में भी कुछ वेस्ट मटेरियल मिले होंगे, इसीलिए उन्होंने इस चीज़ को कहा। सो विद दिस हमारा टॉपिक नंबर 5.1 कंप्लीट होता है, जिसमें हमने कुछ स्ट्रैटेजीज के बारे में जाना कि कैसे आर्कियोलॉजिस्ट आइडेंटिफाई करते हैं कि क्राफ्ट प्रोडक्शन कहाँ पे होता था। पहला हमने देखा कि जिस जगह पे रॉ मटेरियल ज़्यादातर अवेलेबल होते हैं वहीं पे क्राफ्ट प्रोडक्शन होता होगा, एंड दूसरा हमने देखा कि जिस जगह पे वेस्ट मटेरियल ज़्यादातर मिले हैं वहीं पे क्राफ्ट प्रोडक्शन होता होगा। सो आई होप कि आपको टॉपिक नंबर 5 अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो अब हम टॉपिक नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं, एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज स्ट्रैटेजीज फॉर प्रोक्योरिंग मटेरियल। सो इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि हड़प्पा के लोग कौन से स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल करते थे मटेरियल को प्रोक्योर करने के लिए, यानी कि मटेरियल को प्राप्त करने के लिए। हमने अभी अपने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा कि बहुत सारे वैरायटी ऑफ मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाता था क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए। सो आखिर हड़प्पा के पीपल ये सारे मटेरियल्स लाते कहाँ से थे? सो ये सब कुछ हम लोग इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। A variety of materials was used for craft production। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे materials का इस्तेमाल किया जाता था craft production के लिए। कुछ जो materials होते थे जैसे कि clay, clay locally available हो जाता था, यानी कि हड़प्पन settlements में ही available हो जाता था। बट अगर कुछ स्पेशल स्टोन, टिम्बर या फिर मेटल की बात की जाए, दैन इन सारी चीज़ों को प्रोक्योर करने के लिए, इन सारे मटेरियल को प्राप्त करने के लिए हड़प्पा के लोग कभी कभार एलुवियल प्लेन के आउटसाइड भी जाते थे, यानी कि अपने एरिया से बाहर भी जाते थे। इसके अलावा आर्कियोलॉजिस्ट को एक बुलक कार्ट का टेराकोटा टॉय मॉडल मिला है, यानी कि एक जो बैलगाड़ी होता है उसका एक मॉडल मिला है जो कि टेराकोटा की मिट्टी से बनाया गया था। इससे हमें ये पता चलता है कि बुलक कार्ट, बैलगाड़ी एक इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होता था हड़प्पन पीपल के लिए। हड़प्पा के लोग बेसिकली बुलक कार्ट, बैलगाड़ी का इस्तेमाल करते थे गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, यानी कि गुड्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव करने के लिए। इनफैक्ट
पीपल यानी कि लोग भी जब एक प्लेस से दूसरे प्लेस में उन्हें जाना होता था देन वो भी बुलक कार्ट का ही इस्तेमाल करते थे अक्रॉस लैंड रोड्स यानी कि जमीन के रास्तों के थ्रू। इसके अलावा रिवराइन रोड्स अलोंग द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। सो हमें पता है हड़प्पन सिविलाइजेशन इंडस रिवर के सामने है। सो इंडस रिवर का एंड उनके जितने भी ट्रिब्यूटरीज है यानी कि सहायक नदियां है, सो नदियों का भी इस्तेमाल किया जाता था, नदियों के रास्तों का भी इस्तेमाल किया जाता था एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रांसपोर्ट करने के लिए। इसके साथ साथ कोस्टल रोड्स यानी कि समुद्र के रास्तों का भी इस्तेमाल किया जाता था ट्रांसपोर्टेशन के लिए। सो ये सब कुछ हमने इस टॉपिक में पढ़ लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक नंबर 6.1, इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अबाउट द मटेरियल फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड। यानी कि हड़प्पा के लोग अपना जो सब कॉन्टिनेंट है यानी कि अपना जो एरिया है वहां से कौन से मटेरियल को ऑब्टेन करते थे या फिर सब कॉन्टिनेंट के बाहर कौन से मटेरियल को ऑब्टेन करते थे। सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक नंबर 6.1। सो हड़प्पन पीपल क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए मटेरियल्स को प्रोक्योर करने के लिए, प्राप्त करने के लिए वेरियस वेज यानी कि अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करते थे। फॉर एग्जांपल जो पहला तरीका है जो वो लोग यूज करते थे वो था स्टेबलाइज सेटलमेंट सच एज नागेश्वर एंड बालाकोट इन एरियाज वेयर शेल वाज अवेलेबल। यानी कि हड़प्पन पीपल बेसिकली सेटलमेंट स्टेबलाइज करते थे उन एरियाज में जहाँ पे मटेरियल अवेलेबल होते थे। फॉर एग्जाम्पल नागेश्वर एंड बालाकोट हमने अभी अपने प्रीवियस टॉपिक में ही पढ़ा था कि ये दोनों ऐसे सेटलमेंट्स थे जहाँ पे बेसिकली शेल के ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते थे, शेल वहाँ पे अवेलेबल होता था। सो हड़प्पा के लोग ऐसे जगहों पे अपना सेटलमेंट को स्टेबलाइज कर लेते थे एंड फिर वो लोग वहाँ से जो मटेरियल अवेलेबल होता था उसको प्रोक्योर करते थे। इसके अलावा वो लोग शोटुगाई में भी अपना सेटलमेंट को स्टेबलाइज करते थे। सो शोटुगाई बेसिकली अफगानिस्तान में है एंड शोटुगाई एक ऐसा सेटलमेंट, एक ऐसा साइट था जो कि बेस्ट सोर्स ऑफ लापिस लजुली थी। सो लापिस लजुली बेसिकली एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा ब्लू कलर का स्टोन होता है एंड उसका जो वैल्यू होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। सो जब भी हड़प्पन पीपल को लापिस लजुली की ज़रूरत होती थी देन वो लोग शोटुगाई में अपने सेटलमेंट को स्टेबलाइज करते थे एंड वो लोग फिर लापिस लजुली को प्राप्त करते थे। इसके अलावा और भी ऐसे बहुत सारे साइट और भी ऐसे बहुत सारे सेटलमेंट है जहाँ पे अलग अलग तरह के मटेरियल अवेलेबल होते थे। फॉर एग्जाम्पल कर्नेलिया जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल सा रेड कलर का स्टोन होता है, उसका जो मेन सोर्स था वो था लोथल यानी कि लोथल में ही कर्नेलिया अवेलेबल होता है। इसके अलावा स्टीटाइट बेसिकली साउथ राजस्थान एंड नॉर्थ गुजरात में अवेलेबल था एंड मेटल्स बेसिकली राजस्थान में अवेलेबल थे। सो विद दिस हमने और भी बहुत कुछ जान लिया कि कौन से मटेरियल बेसिकली कौन से सेटलमेंट में कौन से एरिया में ज़्यादातर अवेलेबल होते थे। ये था हमारा पहला स्ट्रैटेजी। एंड जो दूसरा स्ट्रैटेजी था जो हड़प्पन लोग इस्तेमाल करते थे रॉ मटेरियल्स को प्रोक्योर करने के लिए वो है to send expedition to areas such as the खेतरी रीजन ऑफ राजस्थान एंड साउथ इंडिया। सो दूसरा स्ट्रैटेजी ये है कि वो लोग एक्सपीडिशन को सेंड करते थे। एक्सपीडिशन यानी कि जब लोग लॉन्ग जर्नीज पे जाते हैं बेसिकली किसी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए, उसी को एक्सपीडिशन कहते हैं। सो पर्टिकुलर पर्पस यानी कि रॉ मटेरियल को प्रोक्योर करने के पर्पस से हड़प्पा के लोग लॉन्ग जर्नीज पे जाते थे। किन एरियाज में? जैसे कि खेतरी रीजन ऑफ राजस्थान कॉपर को प्रोक्योर करने के लिए एंड साउथ इंडिया जाते थे गोल्ड को प्रोक्योर करने के लिए। दिस एक्सपीडिशन स्टेबलाइज कम्युनिकेशन विथ लोकल कम्युनिटीज। सो ये लोग जहाँ पे भी जाते थे वहाँ के जो लोकल कम्युनिटीज थे, वहाँ के जो मूल निवासी थे जो वहाँ पे रहते थे, उनके साथ अपने कम्युनिकेशन को स्टेबलाइज करते हैं यानी कि बातचीत करते हैं एंड फिर वहाँ से वो लोग मटेरियल्स को प्रोक्योर करते हैं। सो आर्कियोलॉजिस्ट को कैसे पता कि हड़प्पा के लोग इन सारे एरियाज में एक्सपीडिशन करते थे? सो बेसिकली हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स जैसे कि स्टीटाइट माइक्रोबीट्स यानी कि स्टीटाइट स्टोन से बने छोटे छोटे मोतिया वो बेसिकली इन सारे एरियाज में मिले हैं जो कि हमें इंडिकेट करता है कि हड़प्पा के लोग यहाँ पे एक्सपीडिशन करते थे। इसके अलावा आर्कियोलॉजिस्ट को और एक एविडेंस मिला है। क्या एविडेंस मिला है? सो बेसिकली उन्हें खेतरी एरिया में नॉन हड़प्पन पोट्री एंड अनयूजुअल वेल्थ मिला है कॉपर ऑब्जेक्ट्स के। यानी कि राजस्थान के खेतरी इलाकों पे आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ विशेष तरह के नॉन हड़प्पन पोट्री मिले हैं यानी कि ऐसे पोट्री मिले हैं जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के नहीं है एंड साथ ही बहुत सारे कॉपर ऑब्जेक्ट्स भी मिले हैं। सो इसको देखकर आर्कियोलॉजिस्ट ने ये पता लगाया कि ये जो सारे ऑब्जेक्ट है ये बेसिकली हड़प्पन कल्चर के ऑब्जेक्ट नहीं है। सो इसीलिए उन्होंने इस कल्चर के ऑब्जेक्ट को एक नया नाम दे दिया, वो है गणेशपुर जोधापुर कल्चर।
सो हो सकता है कि इस एरिया के जो इनहेबिटेंट्स थे यानी कि गणेशवुड जोधापुर कल्चर के जो मूल निवासी थे वो लोग हड़प्पन पीपल को कॉपर सप्लाई करते होंगे। सो विद दिस हमारा टॉपिक नंबर 6.1 भी कंप्लीट होता है। नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, टॉपिक नंबर 6.2। सो इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द कॉन्टैक्ट विद डिस्टेंट लैंड, यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों का दूसरे लैंड, दूसरे दूर के लैंड्स के साथ भी कॉन्टैक्ट था कि नहीं। सो ये सब कुछ हम लोग इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। सो रिसेंट आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स सजेस्ट दैट कॉपर वाज प्रोबेबली ब्रॉट फ्रॉम ओमान, यानी कि जब रिसेंटली आर्कियोलॉजिस्ट ने और फाइंड्स वगैरह किए और एक्सकेवेशन वगैरह किए, देन इससे हमें पता चलता है कि हड़प्पा के लोग बेसिकली कॉपर ओमान से मंगवाते होंगे। ओमान कहाँ है? सो अरेबियन पेनिनसुला के साउथ ईस्टर्न टिप पे आपको ओमान दिख जाएगा। सो इसको एक बार हम लोग मैप में भी देख लेते हैं। सो यहाँ पे आपको ओमान दिख जाएगा प्रेजेंट डे में। फिर हमें बता रखा है that chemical analysis has shown that both the Omani copper and Harappan artifacts have traces of nickel. So जब आर्कियोलॉजिस्ट ने ये कहा कि हड़प्पा के लोग बेसिकली ओमान से कॉपर मंगवाते थे, सो जब आर्कियोलॉजिस्ट ने ये कहा है देन आर्कियोलॉजिस्ट के पास इस बात को प्रूव करने के लिए कुछ एविडेंस भी होगा। सो यस, आर्कियोलॉजिस्ट के पास इस बात को प्रूव करने के लिए बहुत सारे एविडेंस भी थे। सो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि जब आर्कियोलॉजिस्ट ने केमिकल एनालिसिस किया, यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट बेसिकली केमिकल्स का ही इस्तेमाल करते हैं, आर्टिफैक्ट कितना ज़्यादा पुराना है, आर्टिफैक्ट कौन से मटेरियल से बना है, ये सब कुछ जानने के लिए। सो जब आर्कियोलॉजिस्ट ने केमिकल एनालाइज किया देन उन्हें पता चला कि जो ओमानी कॉपर है, यानी कि ओमान में जो कॉपर मिले हैं एंड जो हड़प्पा के आर्टिफैक्ट है, उन दोनों में ही निकल के ट्रेसेस है, निकल के सबूत है, जो हमें सजेस्ट करता है एक कॉमन ऑरिजिन। सो ये था पहला एविडेंस। इसके अलावा देयर आर अदर ट्रेसेस ऑफ कॉन्टैक्ट एज वेल, यानी कि ओमान का एंड हड़प्पा का उस टाइम पे एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट होता था। इसके हमें दूसरे भी एविडेंस मिले हैं, दूसरे भी ट्रेसेस मिले हैं। सो आर्कियोलॉजिस्ट को एक डिस्टिंक्टिव टाइप का वेसल मिला है एट ओमानी साइट, यानी कि ओमान के साइट में आर्कियोलॉजिस्ट को एक विशेष तरह का वेसल मिला है। सो बेसिकली आर्कियोलॉजिस्ट को एक लार्ज हड़प्पन जार मिला है, हड़प्पा का एक बहुत ही बड़ा सा जार मिला है एंड वो जो जार था उसमें थिक लेयर ऑफ ब्लैक क्ले से उसको कोटेड किया गया था, यानी कि कवर किया गया था एक मोटा सा लेयर ब्लैक क्ले का। सो इससे तो एकदम प्रूव हो जाता है कि हमें, यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट को ओमान के साइड में हड़प्पा का जान मिला है। दैट मीन्स कि हड़प्पन लोगों का एंड ओमानी पीपल का एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट होता था एंड उस जार में बेसिकली जो मोटा सा लेयर था जो कोटिंग किया गया था ब्लैक क्ले से, वो इसीलिए किया गया था ताकि अगर उस जार में किसी भी लिक्विड सामान को रखा जाए देन उस लिक्विड का पर्कोलेशन ना हो, यानी कि वो लिक्विड फ्लो ना कर जाए, वो लिक्विड बह ना जाए, इसीलिए एक मोटा सा लेयर उसमें लगाया गया था। सो आर्कियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग हो सकता है कि हड़प्पा के लोग बेसिकली अपने वेसल को एक्सचेंज करते थे फॉर ओमानी कॉपर, यानी कि ओमान से कॉपर लेने के लिए वो अपने वेसल को एक्सचेंज किया करते थे। अब उस टाइम पे पैसों का तो इस्तेमाल वो लोग करते नहीं थे ट्रेड के लिए। सो बेसिकली ट्रेड बार्टर सिस्टम के थ्रू ही होता था। बार्टर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जिसमें गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज फॉर गुड, गुड के बदले दूसरे गुड को लेना या फिर देना। सो इसी तरीके से वो लोग ट्रेड करते होंगे। सो बेसिकली हड़प्पा के लोग अपने वेसल को देते थे एंड उसके बदले में वो ओमान के कॉपर को लेते थे। सो अब हमें थोड़ा बहुत मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में बता रखा है। सो अगर आप लोगों को याद होगा क्लास 11 का सेकंड चैप्टर राइटिंग एंड सिटी लाइफ अबाउट मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा। सो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में हमें बहुत सारे लिटरेसी सोर्सेस मिले हैं। सो मेसोपोटामिया का जो टेक्स्ट है जो कि करीब 3rd मिलेनियम बीसी यानी कि 3000 बीसी के दौरान लिखा गया था, सो उसमें बता रखा है कि मेसोपोटामिया के लोग बेसिकली कॉपर एक रीजन, एक एरिया से मंगवाते थे एंड उस एरिया का नाम था मेगान। सो आर्कियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग हो सकता है कि मेगान बेसिकली प्रेजेंट डे ओमान को ही कहा गया है। सो एक बार मैं आप लोगों को मैप में भी सब कुछ दिखा देती हूँ। सो यहाँ पे है हड़प्पन सिविलाइजेशन, यहाँ पे है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन एंड यहाँ पे है मेगान, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रेजेंट डे ये ओमान है। सो आर्कियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग हो सकता है कि मेसोपोटामिया के लोग जिस एरिया से कॉपर मंगवाते थे, जिस एरिया को मेगान कहा गया है, वो बेसिकली ओमान का ही एक नाम होता होगा।
एंड उससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि मेसोपोटामिया में जितना भी कॉपर मिला है उसमें भी निकल के ट्रेसेस है। सो इससे तो एकदम प्रूव हो जाता है कि मेसोपोटामिया जिस एरिया से कॉपर मंगवाते थे, जिस एरिया को मेगान कहा गया है, वो प्रेजेंट डे का ओमान ही है। सो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग एंड मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के लोग दोनों ही बेसिकली ओमान से ही कॉपर मंगवाते थे एंड इन तीनों ही रीजन के कॉपर में हमें निकल के ट्रेसेस मिले हैं। इसके अलावा अदर आर्कियोलॉजिकल फाइंड सजेस्ट ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस कॉन्टैक्ट इंक्लूड हड़प्पन सील, वेट, डाइस एंड बीड्स। इसके अलावा दूसरा जो हमें आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स मिला है, यानी कि दूसरे जो सबूत मिले हैं, वो भी सजेस्ट करते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का एंड ओमान का एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट होता था। जैसे कि हड़प्पा का सील मिला है, वेट मिला है, डाइस एंड बीड्स मिला है। फिर मेसोपोटामियन टैक्स से हमें यह भी पता चला है कि मेसोपोटामिया के टैक्स में बेसिकली ये मेंशन किया गया है कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का बेसिकली 3 रीजन के साथ कांटेक्ट होता था, 3 एरिया के साथ कांटेक्ट होता था। सो पहला रीजन है दिलमुन। सो आर्कियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग हो सकता है दिलमुन प्रेजेंट डे आइलैंड ऑफ बहरीन को कहा गया है। इसके अलावा मेगान हमने देख लिया कि उस टाइम पे शायद ओमान को ही मेगान कहा जाता था। एंड जो थर्ड रीजन है वो है मेलुहा। सो आर्कियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग हो सकता है कि मेलुहा कोई और रीजन नहीं बल्कि हड़प्पा के रीजन को ही मेलुहा कहा गया है। सो आर्कियोलॉजिस्ट के पास इस बात का प्रूफ भी है, एविडेंस भी है। सो बेसिकली मेसोपोटामिया के टैक्स में यह भी मेंशन किया गया है कि वो मेलुहा से क्या क्या सामान मंगवाते थे। सो बेसिकली वो लोग मेलुहा से कर्नेलिया, लापिस लजुली, कॉपर, गोल्ड एंड वैरायटीज ऑफ वुड्स को मंगवाते थे। सो इससे तो एकदम प्रूफ हो गया क्योंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन के सेटलमेंट्स में ही हमें कर्नेलिया एंड लापिस लजुली जैसे सामान देखने को मिलता है। सो बेसिकली कर्नेलिया लोथल में मिलता है एंड लापिस लजुली शोटुगाई में मिलता है जो कि अफगानिस्तान में है। एंड ये सारे जो एरियाज है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन का ही एरिया है। सो इससे प्रूव हो जाता है कि मेलुहा और कोई नहीं बल्कि हड़प्पन रीजन को ही कहा गया है। इसके अलावा हमें यह बता रखा है कि ओमान, बहरीन एंड मेसोपोटामिया इन तीनों एरिया के बीच में जो कम्युनिकेशन होता था, जो कांटेक्ट होता था, वो बाय सी यानी कि समुद्र के रास्ते के द्वारा या फिर नदियों के रास्तों के द्वारा ही किया जाता था। इसके अलावा मेसोपोटामिया के टैक्स में ये भी मेंशन किया गया है कि मेलुहा को बेसिकली वो लोग लैंड ऑफ सी फेरर्स कहते थे। सी फेरर्स यानी कि वे लोग जो कि रेगुलरली सी में ट्रेवल करते थे। सो मेलुहा एक ऐसा लैंड हुआ करता था जिस लैंड को लैंड ऑफ सी फेरर्स कहा जाता था। इसके अलावा आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ सील में, कुछ मोहरों में शिप एंड बोट के डिपिक्शन यानी कि शिप एंड बोट के चित्र भी मिले हैं। सो इससे ये प्रूव हो जाता है कि उस टाइम के सिविलाइजेशन के लोग बेसिकली शिप एंड बोट का भी इस्तेमाल करते थे, सी रोड, समुद्र के रास्तों का इस्तेमाल करते थे एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रेवल करने के लिए। सो विद दिस हमारा टॉपिक नंबर 6 कंप्लीट होता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक सील है जिसमें आपको एक बोट का डिपिक्शन नजर आ रहा होगा। इसके अलावा हमें और भी पिक्चर्स दे रखे। सो ये जो दिख रहा है ये भी एक सील है जो कि सिलेंड्रिकल सील है जो कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का है। एंड यहाँ पे भी आपको एक सील दिख रहा होगा जो कि बहरीन का सील है। सो विद दिस हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। सो आई होप कि आज का ये एक्सप्लेनेशन आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। आप लोगों को दोनों ही टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, टॉपिक नंबर 5 एंड टॉपिक नंबर 6। रेस्ट ऑफ द टॉपिक विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट वीडियो। सो अगर नेक्स्ट वीडियो चाहिए देन प्लीज कमेंट मी डाउन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। सो अगर वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड। सो सी यू ऑल सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।